हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे संविधान का भाग 2, जिसमें दिया है नागरिकता के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सिटीजनशिप। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में इकहरी नागरिकता है दोस्तों। भारत में कौन सी है? इकहरी नागरिकता, अर्थात हम लोग केवल एक देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं दोस्तों। और भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। नागरिकता कहाँ से ली है हमने दोस्तों? ब्रिटेन से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? जो हमारी नागरिकता है दोस्तों, नागरिकता दोस्तों हमने कब ली है? नागरिकता कहाँ से ली है दोस्तों? ब्रिटेन से। ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो नागरिकता दोस्तों हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। और दोस्तों फिर क्या हुआ कि नागरिकता का पहला जो विवरण है वो अरस्तू ने दिया था। नागरिकता का पहला विवरण दोस्तों किसने दिया था? अरस्तू ने। नागरिकता का पहला जो विवरण है वो किसने दिया था दोस्तों? अरस्तू ने। ठीक, नागरिकता का पहला विवरण दिया था अरस्तू ने। और दोस्तों इसमें जो नागरिकता है, जो भारत की जो नागरिकता है दोस्तों, वो 1955 के अधिनियम पर आधारित है। कौन से अधिनियम पर? 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। और नागरिकता में पहली बार संशोधन दोस्तों किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1986 में संशोधन किया गया था। तो 1955 के अधिनियम पर नागरिकता आधारित है और 1986 में दोस्तों इसमें संशोधन पहली बार 1986 में किया गया था। नागरिकता का पहली बार संशोधन 1986 में किया। फिर दोस्तों क्या होता है कि नागरिक होने के कारण हमें पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है। जो पैन कार्ड और आधार कार्ड हमको दिया जाता है वो एक नागरिकता, अगर हमारी नागरिकता नहीं होगी, सरकार अगर हमारी नागरिकता छीन लेगी, तो जो हमारे पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो एक रद्दी के समान है, उनका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं, अगर कोई नागरिक नहीं है तो यह सुविधा जो है उसके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम अपना अब नागरिकता के बारे में हमने आपको बताया। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5 से। ये आ गया दोस्तों हमारा आर्टिकल 5। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जानेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 5 में दोस्तों हमें बताया गया कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता। तो दोस्तों हमारा जब संविधान बना था तो उसमें पहले नागरिकता दी गई। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात इसका मतलब है दोस्तों कि जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जब संविधान बना था तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत के अंदर थे। तो हम बताते हैं दोस्तों, जो हमारे भारत के जो अंदर थे लोग, उन सभी को नागरिकता दी गई थी। नक्शा कहाँ लगा है यार? इसमें देखिए दोस्तों कि हमारे भारत में जो अंदर लोग थे
अंदर जो थे उन सभी को दोस्तों नागरिकता दी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। अब चलते हैं हम उसी पेज पे। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमें आर्टिकल 5 में दिया है कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, कि जो लोग भारत में थे और उन्हें सब लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी। अब दोस्तों पढ़ते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 इसमें दिया है भारत से पाकिस्तान। मतलब क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में दिया है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएगी तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब क्या है दोस्तों कि भारत से जो पाकिस्तान में आए लोगों को नागरिकता, यह संविधान बनने के बाद, अगर संविधान बनने के बाद जो लोग आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे भारत का संविधान बन गया, हमारे भारत का दोस्तों बन गया संविधान, मान लो संविधान बन गया हमारे भारत का। ठीक है, तो जो लोग हमारे भारत का बंटवारा, जो लोग पाकिस्तान में चले गए, मान लो जो पाकिस्तान में चले गए, ठीक, अगर मान लो हमारा संविधान नहीं बना होता, संविधान क्या है दोस्तों, संविधान हमारा अगर नहीं बना होता तो वो भारत में मन चाहे तो भारत में भी आ सकते थे रहने के लिए और पाकिस्तान में भी जा सकते थे। तो हमारा जब संविधान, इस मान लो अब संविधान हमारा बन गया है, तो अब क्या हुआ दोस्तों, जो पाकिस्तान चले गए वो अब भारत में आ नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया इस आर्टिकल में कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। मतलब जो पहले चले गए, अगर हमारे भारत का संविधान बन गया तो भारत में फिर दोबारा से अगर ये आएंगे तो उन्हें नागरिक नहीं बनाया जाएगा, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। जो ये रूल है इसे परमिट रूल कहते हैं। ये लागू किया गया था दोस्तों, ये जो परमिट रूल है ये लागू किया था 19 जुलाई 1948 को ये रूल जो है वो लागू कर दिया था दोस्तों। 19 जुलाई 1948 को यह रूल लागू कर दिया था हमारे भारत में। ठीक, ये आर्टिकल 6 में दिया, तो 5 में किया दिया था, 5 में दिया था कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई और जो उस समय भारत के अंदर थे उन्हें नागरिकता दी गई, तो भारत के बाहर थे उन्हें नागरिकता नहीं दी। ठीक है, और अनुच्छेद 6 में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिक, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। इस रूल को परमिट रूल कहा गया और इस परमिट रूल को लागू किया 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 इसमें दोस्तों क्या दिया है कि भारत से पाकिस्तान, मतलब क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज हम चित्र में समझते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि आर्टिकल 6 में हमको दिया था कि पाकिस्तान से ये लोग जा रहे हैं भारत, ये दोस्तों कहाँ जा रहे हैं, हमारी ये जा रहे हैं, मान लो इस साइड है हमारा भारत और इस साइड है हमारा पाकिस्तान।
ठीक। तो ये पाकिस्तान से जा रहे हैं भारत, ये ट्रेन जा रही है पाकिस्तान से भारत। तो अगर अगर हमारे भारत का अगर संविधान बन गया तो ये लोग हमारे भारत में फिर नहीं आ सकते, इनकी नागरिकता फिर हमारे भारत में इन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल 6 में दिया है। और आर्टिकल 7 में दोस्तों दिया है कि स्वतंत्रता के बाद ये लोग हैं हमारे भारत के, जो हमारे भारत में रह गए लोग, जो हमारे इंडिया में ये लोग इंडिया गए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान जो चले गए थे लोग, भारत से जो पाकिस्तान चले गए थे, ये जा रहे हैं पाकिस्तान। ये कहाँ से आए हैं दोस्तों? पाकिस्तान। और हमारा भारत किधर है? इस साइड। ठीक। तो ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? भारत में। तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, ये जो दोस्तों लौट रहे हैं लोग, ये दो लोग लौट रहे हैं, ये संविधान हमारा जब बना दोस्तों, संविधान जब हमारा बना उससे पहले ही दोस्तों ये लोग लौट आए। संविधान बनने से पहले ही ये लोग लौट आए, इसलिए दोस्तों इन्हें नागरिकता दी गई। समझ आ गया? तो ये दिया है हमारे आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 में। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8। अनुच्छेद 8 में दोस्तों दिया है विदेशी भ्रमण। मतलब कि विदेशी भ्रमण दोस्तों आर्टिकल 8 में दिया, इसका मतलब है कि नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। मतलब ये है दोस्तों, मैं जैसे हम ये फोटो ले रहे हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ इस बिल्डिंग में, ये अमेरिका। ठीक। मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरी जो नागरिकता है वो दोस्तों इंडिया में, वो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, समाप्त नहीं की जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैं विदेश में नौकरी कर रहा हूँ, और बल्कि मैं जो नागरिक हूँ वो हूँ भारत का नागरिक। तो विदेशी भ्रमण करने का वीजा बनता है। ठीक है। तो विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त नहीं होगी, ये आर्टिकल 8 में दिया है। ये दिया आर्टिकल 8 में। ठीक है। आर्टिकल 8 में क्या दिया है दोस्तों? विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता को अब समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब आता है विदेशी नागरिकता। मतलब क्या है दोस्तों विदेशी नागरिकता का? कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब क्या है ये दोस्तों? 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता अगर तुमने ले ली, मतलब यहां देखो आप, जैसे मान लो कि मैं अपने भारत का एक व्यक्ति हूँ, मैं अपने भारत का व्यक्ति हूँ। ठीक है। तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मान लो कौन सा देश ले लूँ, कि जैसे मान लो मैं सऊदी अरब में यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ इस जगह पे, और मैं हूँ भारत का। और दोस्तों मैंने क्या किया दोस्तों, कि मैंने यहाँ की जो नागरिकता है वो ले चुका हूँ। मैं यहाँ की नागरिकता जो है
वो हमने ले ली। तो हमारे भारत की जो नागरिकता है दोस्तों, भारत की नागरिकता है वो दोस्तों समाप्त कर दी जाएगी। ये दिया आर्टिकल 9 में कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी अब आपको। तो विदेशी नागरिकता लेने पर दोस्तों क्या होगा कि भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल दोस्तों 10 है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य ना करते हो। भारत की नागरिकता तब बनी रहेगी दोस्तों आपकी कि जब तक कोई देश विरोधी कार्य ना करे। अगर आपने देश विरोधी कार्य कर दिया, जैसे ये लोग हैं, अगर ये देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों इन लोगों की जो नागरिकता है, इन लोगों की जो नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। इन लोगों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी दोस्तों, अगर ये देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो आर्टिकल 10 में दिया है कि भारतीयों को नागरिकता बनी रहेगी तब तक कि जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। अब आर्टिकल 11 में क्या दिया है दोस्तों? आर्टिकल 11 में दिया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है वो कौन बनाती है दोस्तों? संसद बनाती है। और संसद में कौन रहते हैं दोस्तों? संसद में 3 सदस्य हैं। संसद में 3 सदस्य कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ से देखते हैं हम संसद। आगे लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको, वैसे यहाँ जानकारी थोड़ी बहुत दे देता हूँ। संसद में दोस्तों हैं 3 सदन। सबसे पहला राष्ट्रपति, फिर आ जाता है लोकसभा, और फिर आ जाती है राज्यसभा। ये संसद के 3 सदन हैं दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा, जिससे हमारे संसद का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। ये 3 सदन, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे हमारी संसद का निर्माण होता है। तो हमारा प्रश्न जो था दोस्तों, इसमें था कि नागरिकता जो संबंध जो कानून है वो संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी जो है वो दोस्तों गृह मंत्रालय को दे दी गई है। जो यह जिम्मेदारी थी वो यह गृह मंत्रालय को दे दी गई है। ठीक है, जो कानून है नागरिकता का पहले संसद बनाती है, तो यह जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को दे दी गई है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अनुच्छेद 11 में क्या दिया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दे दी गई है। अब दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 5 में संविधान में प्रारंभ में दी गई नागरिकता, और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता, और अनुच्छेद 7 में दोस्तों भारत से पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 में दी है विदेशी भ्रमण, अनुच्छेद 9 में दिया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की जो नागरिकता वो समाप्त कर दी जाएगी, और अनुच्छेद 10 में दोस्तों दिया है कि देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये 10 में दिया है। और 11 में दोस्तों दिया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है या गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये चीज़ हमने पढ़ा अभी तक। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955। अब पढ़ेंगे दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955।
तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम में दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं उन 5 विधियों को पढ़ता हूं, तब नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियों को पढ़ूंगा। ठीक है। तो नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं, वो पहली जो विधि है तो वो है जन्म के आधार पर। पहली विधि दोस्तों क्या है? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, ये है पहली। तो इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जन्म के आधार पर दोस्तों यह 1986 में लागू की गई थी। तो संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। मतलब कि संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं। मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज़ पढ़ते हैं कि दोस्तों जो भारत में जन्म लेने, जो जिनके माता पिता जो हैं दोस्तों, वो क्या है, भारत के एक नागरिक हैं। जिनके जो माता पिता यानी कि फादर जो हैं वो भारत के क्या है, एक नागरिक हैं। तो उनके जो बच्चे भी होंगे वो एक बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन, इसको ले लेते चिल्ड्रन। तो बच्चे जो हैं वो भारत के क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक नागरिक हो जाएंगे। ये चीज़ दी है जन्म के आधार पर हमें नागरिकता। जैसे आपका जन्म हुआ है तो आपके माता पिता जो है वो भारत के एक नागरिक हैं, तो आप भी दोस्तों भारत के एक नागरिक होंगे। ये चीज़ दी है जन्म के आधार पर 1986 में। ठीक है। तो संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो। ठीक है। एक एग्जाम्पल है दोस्तों, हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त है। जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता भारतीय हैं, तो हमें इसी विधि के कारण हमें जो नागरिकता है वो प्राप्त है, क्योंकि हमारे माता पिता ने जो जन्म है वो भारत में लिया है। इसीलिए हम दोस्तों भारत के नागरिक हुए। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों वंश के आधार पर। अब पढ़ते हैं दोस्तों वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर सन 1992 में इसे जोड़ा गया। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। मतलब क्या है दोस्तों, विदेश में जो जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता दोनों भारत के एक नागरिक हैं। मतलब ये है दोस्तों इसमें दोस्तों समझते हैं हम कि विदेश में जन्म लेने वाले कैसे, जैसे हमारे जो माता पिता हैं वो भारत के नागरिक हैं और उनका जो बच्चा है, मान लो उनका जो बच्चा है नौकरी करने गया है, कहाँ पे, विदेश में। कहाँ पे भेज दूँ मैं इसे, अरे ये क्या हो गया, हाँ, नौकरी करने गया विदेश में। मान लो मैं भेज देता हूँ भाई तुर्की में, तुर्की में भेज दिया मैंने इसे। तो मान लो मैंने नौकरी करने इसे विदेश में भेज दिया है। ठीक है। और दोस्तों इसी ने इसकी जो शादी, तो मतलब इसकी जो वाइफ और हस्बैंड ये रहने लगे दोस्तों यहाँ पे।
तुर्की में। और इनकी नागरिकता भी समाप्त नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि इनके जो माता पिता हैं वो भारतीय हैं, ये नौकरी करने यहाँ पे गए हैं, जॉब करने, ये जॉब करने यहाँ पे गए हैं। और दोस्तों इनके क्या हुआ, एक एक लड़का हो गया, मान लो लड़का या लड़की कोई भी हो गया, इनके हो गया एक डॉटर, एक बहन, एक इनकी लड़की हो गई। क्या इसकी नागरिकता होगी कि नहीं होगी हमारे भारत में? होगी, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया गया है। समझ आया दोस्तों ये चीज? तो यही चीज दिया है वंश के आधार पर 1992 में जोड़ा गया था कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को, अब देख लो दोस्तों, विदेश में जन्म, इसने डॉटर है, इसका विदेश में जन्म हुआ है, ठीक है, तो इनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उनके जो माता पिता हैं तो वो क्या है दोस्तों, एक भारत के नागरिक हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक शेखर धवन है, शेखर धवन का जो बच्चा है वो सोनिया मिर्जा का बच्चा है। शेखर धवन है, उनका जो बच्चा है वो सोनिया मिर्जा का बच्चा है। क्या वो नागरिक है? जी हाँ, वो नागरिक है, क्योंकि शेखर जो धवन है उन्हें वो भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, इसलिए उनका जो बच्चा है वो भारत का एक नागरिक है। समझ आ गया दोस्तों? अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा पंजीकरण। ठीक, हाँ, अब है दोस्तों हमारा नेक्स्ट है पंजीकरण। पंजीकरण मतलब क्या है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। इसको समझेंगे, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। मतलब ये है पंजीकरण का मतलब दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति है, मैप में समझते हैं इसे हम, हाँ, कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो माना कि तुर्की से हम गए थे, ठीक है, कि तुर्की का कोई व्यक्ति है, तुर्की का अगर कोई व्यक्ति है वो भारत में रहना चाहता है और भारत की नागरिकता को लेना चाहता है, तो उसे नागरिकता कैसे दी जाएगी? पंजीकरण के अनुसार दी जाएगी। कैसे? ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे नागरिकता लेने के लिए। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान मर रहा है भाई भूखा, पाकिस्तान क्या मर रहा है? भूखा। तो वो भी सोचेगा कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं, अच्छी तरीके से खाऊंगा और रहूंगा, क्योंकि वो मर रहा है भूखा। तो ऐसे तो सब लोग नागरिकता ले लेंगे, लेकिन उसका भी कारण है। यह नागरिकता तब दी जाएगी दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति 7 साल, माना कि यही है तुर्की में कोई व्यक्ति है जो हमारे भारत में लगभग 7 साल से रह रहा है। कब से रह रहा है दोस्तों? 7 साल से रह रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, 7 साल से अगर वो रह रहा है भारत में, लगातार वो रह रहा है, तो इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है। अब दोस्तों चौथा जो हमारा है वो है देशीकरण। देशीकरण क्या है इसे समझते हैं दोस्तों। चौथा है हमारा देशीकरण।
चौथा है हमारा देसीकरण। इसके बारे में जानेंगे कि वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, जैसे वैज्ञानिक या कला में निपुण हो और साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रह रहा हो, तो उसे देसीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। मतलब ये है इसका कि हमारे भारत में एक और तरीका है जो नागरिकता कोई व्यक्ति ले सकता है। वो तरीका ये है दोस्तों, देसीकरण का तरीका। मतलब कि कोई भी है व्यक्ति कि हमारे भारत में देसीकरण का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कम से कम या तो एक भाषा जानता हो, हमारी कम से कम एक भाषा जानता हो और भारत के प्रति सकारात्मक सोच भी रखता हो, और या तो वो वैज्ञानिक है। जैसे हमारे भारत के वैज्ञानिक बहुत सारे हैं जो विदेश में काम करते हैं, ठीक है। विदेश में जापान वगैरह में जहाँ भी कहीं काम करते हैं वो हमारे भारत के वैज्ञानिक है। और कोई जो विदेशी व्यक्ति है वो हमारे भारत में काम करता है। कोई भी विदेशी है वो हमारे भारत में काम करता है वैज्ञानिक तौर पर, या कोई विदेशी व्यक्ति है जो कला में निपुण है और वो व्यक्ति 12 साल से रह रहा है हमारे भारत में। जैसे ये ए व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक विदेशी है दोस्तों, ये हमारे भारत में 12 साल से रह रहा है और ये दोस्तों किसी कला में या तो निपुण है, ठीक है, या तो किसी कला में निपुण है, या वो व्यक्ति जो ए है या तो वो वैज्ञानिक है, क्या, या तो साइंटिस्ट है, और वो व्यक्ति 12 साल से रह रहा है। तो दोस्तों यही देसीकरण का मतलब है कि उसे नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि वो 12 साल से रह रहा है और सकारात्मक, भारत के प्रति सकारात्मक सोच भी रखता है और कम से कम एक भाषा का ज्ञान भी, एक भाषा को जानता है भारत की, और 12 साल से यहाँ पे रह रहा है। इसका मतलब है देसीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। जैसे हमारे भारत में एक हुए हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दी गई, वो विदेश की थी मदर टेरेसा, ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई होगी। अब समझते हैं दोस्तों अर्जित भूमि। अब समझते हैं अर्जित भूमि का मतलब क्या है। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि का दोस्तों मतलब है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता, बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता दी गई थी। मतलब क्या है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, कोई विदेशी राज्य है और भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। कोई विदेशी राज्य जैसे सिक्किम है हमारा, मान लो, कहाँ गया नक्शा, भारत का नक्शा, मैं एक भारत का नक्शा लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं। विदेशी राज्य मतलब क्या है। कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, जैसे सिक्किम है, सिक्किम है दोस्तों, तो सिक्किम को दोस्तों हमने भारत में मिलाया, ठीक है। सिक्किम को हमने भारत में मिला लिया,
तो वहाँ के जो लोग हैं, सिक्किम के जो लोग हैं, उनको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। ठीक है, तो उनको जो नागरिकता है वो क्या होगी दोस्तों, मिल जाएगी। ये चीज इसमें दी गई है। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के परगना जिले को हमने मिलाया तो उससे नागरिकता दी गई। ठीक है, तो ये होता अर्जित भूमि का मतलब। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी, अर्जित भूमि, देशीकरण, इसका मतलब क्या होता है। तो ये 5 जो नियम थे, 5 जो थे जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण और देशीकरण और अर्जित भूमि, ये 5 नियम थे जो हमें नागरिकता प्राप्त दे सकते, नागरिकता प्राप्ति हम ले सकते। ये 5 नियम थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोस्तों एनआरआई। एनआरआई क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा या तो वो पढ़ाई कर रहा है या तो वो नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए दोस्तों चला गया है, तो वो एनआरआई कहलाता है। मतलब क्या है दोस्तों, कि वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है और लेकिन वह भारत का नागरिक है, भारत में रह नहीं रहा है लेकिन वो भारत का क्या है, एक नागरिक है। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में 6 माह से ज़्यादा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या तो वो नौकरी कर रहा है। पढ़ाई करने या नौकरी करने के लिए वहाँ चला गया है तो वो एनआरआई कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों, एनआरआई। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता यानी कि ओवरसीज। इसमें दोस्तों 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2005 में। 2005 में दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। यह बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है और बिना वीजा के कहीं भी जा भी सकता है। उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। ठीक, ये होता है नागरिकता यानी कि ओवरसीज। तो इसके बारे में हमने पढ़ा। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें, वो क्या थी। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। पहली शर्त है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले। मतलब क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी जो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। मतलब क्या है दोस्तों, ये कि कोई विदेशी जो नागरिक जो हमारे भारत से कहाँ गया था, विदेश में गया था, तो उसने क्या किया दोस्तों कि हमारे जो भारत की जो नागरिकता है उसको नहीं लिया, खत्म कर दी, ग्रहण नहीं की। और उसने दोस्तों उस व्यक्ति ने दोस्तों क्या किया कि विदेश में जाकर उसकी नागरिकता को ग्रहण कर लिया और हमारे भारत की नागरिकता क्या है, उसने ग्रहण नहीं की।
तो उसकी जो नागरिकता भारत से क्या होगी, वो दोस्तों भारत से उसकी जो नागरिकता है वो क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यह चीज बताया है पहले, पहला नियम है ये कि यह कोई व्यक्ति कि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत में उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। और दूसरा है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे हमारी इच्छा है दोस्तों, हमारी इच्छा है कि मैं भारत में रह रहा हूँ और मैं चला गया हूँ चीन। ठीक है, मैं कहाँ चला गया हूँ, चीन में। और मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने भारत की जो नागरिकता है उसको ग्रहण करूं। मैंने चीन की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो हमारे भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त कर दी। और तीसरा है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी कि जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे और देश विरोधी कार्य करे और पागल हो जाए या धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना तैयार लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह रहा हो। मतलब ये है दोस्तों कि सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर देगी कि जो कोई व्यक्ति है वो संविधान को नहीं मानता है। मतलब कि जो व्यक्ति है वो हमारे भारतीय संविधान को क्या करता है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को जो है दोस्तों वो नहीं मानेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, पहला। ठीक है, ये चीज हमने बताई। और दूसरी चीज है दोस्तों कि भारतीय संविधान पे आस्था ना रखे और देश विरोधी कार्य करे, देश विरोधी कार्य करने लगे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, देश विरोधी कार्य कर दे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और पागल हो जाए तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, भाई इतना पागल है कि तू धोखे से नागरिकता ग्रहण कर लेगा, मतलब इतना उसमें दिमाग है कि वो नागरिकता जानता है और धोखे से ग्रहण कर रहा है तो उसकी भाई भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या तो 7 साल से अधिक विदेश में रह रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। मतलब भारत से उसका कोई संबंध ही नहीं है। 7 साल से अधिक 7 साल से अधिक भारत से बाहर यानी कि विदेश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी दोस्तों, समाप्त कर दी जाएगी। अब पढ़ते हैं दोस्तों ये वीजा क्या है दोस्तों, ये है हमारा वीजा और ये है हमारा पासपोर्ट। इस पासपोर्ट की जरिए हम कहीं विदेश में या वीजा के जरिए विदेश में जाते हैं। ठीक है, तो वीजा दोस्तों इसके बारे में जानते हैं कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब दोस्तों कि मैं दोस्तों अपने भारत से मान लो कि मैं जा रहा हूँ भाई मिस्र में। ठीक है, भारत से मैं मिस्र में जा रहा हूँ तो मुझे दोस्तों वीजा की आवश्यकता पड़ती है। वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब दोस्तों अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आप दूसरे देश में
प्रवेश नहीं कर सकते हो। आपके पास वीजा अगर है तो आप दूसरे देश में प्रवेश हो जाओगे। ये चीज बताइए वीजा। अब दोस्तों जानते पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। तो पासपोर्ट क्या है दोस्तों? पासपोर्ट है जैसे मैं गया भाई मिस्र, तो मुझे वीजा से तो कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी अगर वीजा है आपके पास। और पासपोर्ट मतलब ये है कि मुझे दोस्तों अपने भारत को छोड़कर किसी दूसरी विदेश में जा रहे हैं तो उससे मुझे पासपोर्ट की अनुमति है, और ये अनुमति जो है वो सरकार द्वारा ली जाती है, और ये सरकार पासपोर्ट हमको देती है कि आप किसी देश में जा सकते हो। हमें अनुमति लेनी पड़ती है पासपोर्ट की किसी विदेश में जाने के लिए, इसे बोलते हैं पासपोर्ट। ठीक। अब दोस्तों एक चीज और जानते राजदूत के बारे में। अब जानेंगे दोस्तों हम राजदूत के बारे में कि राजदूत क्या है। एम्बेसडर कि प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है, उसे बोलते हैं राजदूत। कि कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकती, क्योंकि यह दोस्तों व्यवस्था या वियना समझौता के तहत किया गया है। और राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहा जाता है दोस्तों। राजदूत मतलब कोई भी देश, जैसे हमारे भारत के राजदूत है, कोई देश में रह रहा है तो इस राजदूत है जो कोई देश में हमारे भारत का राजदूत कोई देश में किसी विदेश में अगर दोस्तों रह रहा है, और उसका काम होता है राजनीतिक संबंध बनाने के लिए, और कोई देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी और मुकदमा नहीं चला सकती, क्योंकि दोस्तों ये व्यवस्था वियना समझौता के तहत की गई थी। और राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक चीज और पढ़ते हैं, वो रह गई हमारी सीएए दोस्तों है नागरिकता संशोधन अधिनियम। और नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है यानी कि सीएए, ये एक्ट जो है वो 2019 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2019 को। सीएए यह भारत की एक संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे हम बोलते हैं सीएए, जिसके द्वारा दोस्तों सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 को पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक कौन हिंदू, बुद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये है सीएए। इस विधेयक में दोस्तों भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट दे दी, और इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में करने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। मतलब पहले 11 वर्ष
रहने पड़ता था तब नागरिकता उसे दी जाती थी। लेकिन अब दोस्तों अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया 2019 के एक्ट में। और 26 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कब? 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को दोस्तों लागू कर दिया गया। अब पढ़ते हैं एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब दोस्तों जानेंगे किसके? एनआरसी के बारे में। तो एनआरसी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय नागरिक या पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं और यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी दोस्तों तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए थे। यह सभी लोग धार्मिक और प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाएं और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए तो उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। और दोस्तों 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा था और एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा और आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट साबित नहीं करता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो दोस्तों आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये चीज़ दोस्तों एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के आधार में ये चीज़ हमने आपको समझाई। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी दोस्तों आपको? हमने आज भाग 2 पढ़ाया दोस्तों और जो पिछली क्लास है उसमें हमने भाग 1 पढ़ाया था दोस्तों और ये जो भाग है वो हमारा है भाग 2 हमने जाना। और दोस्तों इसमें हमने संविधान का भाग 2 को हमने समाप्त किया। नागरिकता उसका नाम था चैप्टर का और अनुच्छेद 5 से 11 हमने पढ़ा। और पिछली वाले लेक्चर में हमने भाग 1 पढ़ा था जो दोस्तों यूनियन के बारे में हमने उसमें जाना था, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैप लगा के हम आपको हर चीज़ बता रहे हैं दोस्तों कि हम आपको बिल्कुल रटने नहीं देंगे इस क्लास में, इतना ध्यान रखना है आप। तो ठीक है दोस्तों, हम क्लास को ऑफ करते हैं अब।